ईरान के साथ तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कहा कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स की तरह उनकी ज्यादातर आर्मी का अब वजूद नहीं है। वो बुरी तरह हार चुके हैं। ईरान सिर्फ बात करता है, एक्शन नहीं लेता। ईरान ने डील पर बातचीत करने में बहुत देर कर दी, अब उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकाल के आधार पर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। केंद्र कैबिनेट ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी ने खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आपको बताते हैं कि मोदी युग में हाईवे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म और डिजिटल इंडिया में किस तरह की ग्रोथ हुई है। तारीखें कैलेंडर में दर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं होती हैं, कुछ तारीखें इतिहास रचती हैं और ऐसी ही एक तारीख थी 13 मई 1952। पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तब से वो लगातार 27 मई 1964 तक इस पद पर बने रहे। इस तरह पंडित जी ने पीएम के तौर पर कुल 4398 दिन काम किया। अब ऐसी ही एक दूसरी तारीख आई है 10 जून 2026 की। इस बार रिकॉर्ड रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ। ऐतिहासिक जनादेश के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर वो जन सेवा कर रहे हैं। 10 जून को पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी 4399 दिनों के सफर को पूरा कर जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए। सबसे लंबे अंतराल के पीएम के तौर पर यह सिर्फ मील का पत्थर नहीं है। दोनों नेताओं के दौर में जो करिश्माई काम हुए वो और भी दिलचस्प है। सबसे ज्यादा चमत्कार तो इंफ्रा में हुआ। नेहरू युग में इंफ्रा की बुनियाद तो डल गई, लेकिन विस्तार बहुत धीमा रहा। नेहरू युग में यानी 1951 से 62 के बीच सिर्फ 3987 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बने। लेकिन मोदी युग में 2014 से 2024 के 10 साल में ही करीब 54,908 किलोमीटर का जाल बिछ गया। एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, आधुनिक एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक नेटवर्क ने भारत की आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ निर्माण का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और निवेश आकर्षित करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। नेहरू का भारत सरकारी नेतृत्व वाले विकास मॉडल पर आधारित था। मतलब इंडस्ट्री, निवेश में पब्लिक सेक्टर का बड़ा रोल था। लेकिन 21वीं सदी के भारत में तस्वीर बदल चुकी है। आज स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप विकास के नए प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर उद्यमियों और वेल्थ क्रिएटर्स को
राष्ट्र निर्माण का भागीदार बताया। देश में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी डिजिटल सेक्टर में लिखी गई। जनधन खाते, आधार, मोबाइल कनेक्टिविटी और फिर यूपीआई, इन 4 स्तंभों ने सरकारी योजनाओं की डिलीवरी का तरीका बदल दिया। पहले सब्सिडी और लाभ योजनाओं में लीकेज बड़ी समस्या मानी जाती थी। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे खातों में पहुंच रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट नेटवर्क चला रहा है। डिजिटल गवर्नेंस ने सरकार और नागरिक के रिश्ते को भी पूरी तरह बदल दिया है। वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से भी मुलाकात की। एनडीए के मुख्यमंत्रियों समेत एनडीए के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया संकट के बाद बाजार में तेज उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड निवेशक सतर्क हो गए हैं। एमफी की ओर से जारी मई के आंकड़ों के मुताबिक महीने दर महीने नेट इक्विटी इनफ्लो में 40% की कमी आई है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश का क्रेज भी घटा है। हालांकि एसआईपी पर भरोसा बढ़ा है। इन आंकड़ों का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं आशीष वर्मा। जो मई का डेटा आया है, पहले तो मैं मैप करके दिखाता हूं मई का मंथ आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बहुत वोलेटाइल टाइम्स थे। मई के मंथ की ये मैपिंग जो लकीर आपको नजर आ रही है, और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो ईयर टिल डेट काफी समय हो गया है भारतीय बाजार लगातार दिक्कतों से जूझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस बार का जो डेटा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मई का आया है, वो कह सकता हूं एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखा रहा है बिहेवियर में। हमने अब तक देखा था रिटेल का यूफोरिया, जब हम मंथ ऑन मंथ आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट करते थे। इस बार के आंकड़ों में विजिबल है कि लम सम एलोकेशन पे कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ, लेकिन जो हमारे कोर सिस्टमैटिक इनफ्लोज हैं वो अभी भी रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। डेटा के साथ समझाता हूं। यह आपकी स्क्रीन पर है इक्विटी मार्केट्स के, इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज मई मंथ के। मंथ ऑन मंथ मई महीने में 40% का डिक्लाइन, 38,500 करोड़ से रिड्यूस होके तकरीबन 23,000 करोड़ पे पहुंचते हुए। और हमने ये आंकड़ा एक महीने पहले मार्च में 40,000 करोड़ पे प्लस देखा था, तो वहां से तो 43% का डिक्लाइन आपको इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में नजर आएगा। अब इसी का ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में देखिए क्या तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप अभी भी सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कहां 10,000 करोड़ रुपए प्लस अप्रैल मंथ में था, कहां वहां से आधा होता हुआ 49% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। और इससे पिछले मंथ जब अप्रैल में ये डेटा प्रेजेंट कर रहा था, तो अप्रैल की तस्वीर थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंट एलोकेशंस जाते हुए नजर आए थे। इवन उस ब्रॉडर मार्केट्स की पॉकेट में भी 33% और मंथ ऑन मंथ 28% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था जो लमसम इनफ्लोज हैं वो गड़बड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। अब लेकर आइए स्क्रीन पे जरा एसआईपी इनफ्लो का डेटा। रेजिलिएंट है, बढ़िया है, स्टेबलाइज कर रहा है अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के आसपास। मंथ ऑन मंथ केवल आधे % का डिक्लाइन है, तो कह लीजिए 31,000 करोड़ रुपए प्लस के जोन्स के आसपास अभी भी कामकाज, अभी भी फंड इनफ्लोज एसआईपी के जरिए आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स हमने देखा था एक मैसिव सर्ज, उसके बाद कूल ऑफ होना शुरू हुआ था, और अब गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लोज थे। पैसे 725 करोड़ रुपए निकलते हुए आपको मई मंथ में नजर आएंगे। और ऐसे ही सिल्वर में बैक टू बैक 4th स्ट्रेट मंथ हो गया है, सिल्वर ईटीएफ में भी आउटफ्लो नजर आएगा। जो नेट एयूएम से इंडस्ट्री के, उसमें जरूर स्लाइड आधे % के आसपास का दबाव, लेकिन वो 81 लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जो डिस्क्रिशनरी, जिसे हम कहते हैं लमसम पैसा, वो होता है आमतौर पे सेंसिटिव मैक्रो रिस्क और ग्लोबल नॉइज से, वो कुछ हद तक इवेपोरेट होता हुआ नजर आया। पर जो स्टिकी एसआईपी इनफ्लोज हैं, जो स्ट्रक्चरल मनी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब इस मंथ ऑन मंथ डिसेलरेशन को कैसे रीड करूं,
क्या एक स्ट्रक्चरल एग्जिट है, या मेरे ख्याल से लॉजिकली हम कहते हैं आजकल रिटेल बहुत स्मार्ट हो गया है, हो सकता है कैलकुलेटेड टैक्टिकल वेट एंड वॉच अप्रोच रिटेल इस समय लेता हुआ। कुछ डेटा और इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले मंथ्स के, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। चलिए अब आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेटा के साथ एआई डेटा सेंटर के लिए बड़ी डील की है। आखिर क्या है ये डील, डिटेल में बता रही है रचना धनराजनी। मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने साथ आकर एक डेटा इनेबल्ड डेटा सेंटर के निर्माण का एग्रीमेंट अनाउंस किया है जामनगर गुजरात में। अब जैसे कि हम जानते हैं जामनगर रिलायंस का पुराना बेस है, हब है, और उनका आगे चल के ये एम्बिशन भी है कि दुनिया के सबसे बड़े डेटा कैंपसेस में से एक जो हो वो जामनगर में हो, और अब मेटा उसमें से एक डेटा सेंटर चलाएगा। ये एग्रीमेंट के चलते रिलायंस उसे बनाएगा, मेटा उसे लीज पर लेकर चलाएगा, और ये 168 मेगावाट्स का डेटा सेंटर होगा ये कैंपस में। अब जब हम डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, दुनिया भर में एक जो मेजर कंसर्न है डेटा सेंटर्स को लेकर, इसके वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी यूज़ करते हैं, इसलिए लोग उसे अपोज करते हैं क्योंकि वो इंसानों का पानी भी यूज़ करने का खतरा रहता है। बट ये वाला डेटा सेंटर अलग होगा क्योंकि ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा मेटा उठाएगा और ना कि रिलायंस। जब हम पानी की बात करते हैं तो डिसैलिनेटेड वाटर इस्तेमाल होगा इस डेटा सेंटर को कूल डाउन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो इस डेटा सेंटर को अलग बनाता है बाकी दुनिया के डेटा सेंटर्स से। अब जैसे कि मैंने कहा, जामनगर का तो एम्बिशन है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस वहाँ हो, तो ये एक पहला कदम है वहाँ पर। दूसरा जियोग्राफिकल एडवांटेज ये है कि मेटा का एक प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है जो कि अंडर सी केबल्स हैं जो ले डाउन हो चुके हैं। तो अगर एक डेटा सेंटर रिलायंस जामनगर में होगा तो उसको एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होगी वो सबसी प्रोजेक्ट के साथ भी, अंडर सी प्रोजेक्ट के साथ, और इंडियन सॉइल पे जो कंप्यूट कैपेसिटी होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अब कंप्यूट एक सुपर पावर है एआई की दुनिया में, तो कंप्यूट होना बहुत ज़रूरी है और ये डेटा सेंटर वही अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप करेगा इंडिया के लिए। अब इसके अलावा मेटा ने क्लीन मैक्स एनर्जी के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन करा है जिसके चलते कुछ 1 गीगावाट का एनर्जी इस्तेमाल होगा, उसमें से 838 विल कम फ्रॉम क्लीन मैक्स एंड 88 इज़ फ्रॉम अ फोर्थ कंपनी कॉल्ड फोर्थ पार्टनर एनर्जी। तो ये 4 कंपनीज का डील है, उसमें से हेडलाइन है रिलायंस और मेटा ऑफ कोर्स, और ये पहला डेटा एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर होगा इंडिया में। जब हम बात करें मेटा और आरआईएल के रिलेशनशिप की, तो ये तीसरी बार है जो वो पार्टनर कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि हर एक लेयर ऑफ डिजिटल स्टैक में उनकी पार्टनरशिप होगी। अब पहली थी 2020 में जब उन्होंने जियो में इन्वेस्टमेंट किया, दूसरी थी 2023 में जब उन्होंने इंडियन एंटरप्राइजेस के लिए लामा एआई मॉडल को लाया इंडिया में, और अब तीसरी है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ज़रूरत है इंडिया में गिवन हमें ग्लोबल एआई रेस के टाइम में है। तो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूट कैपेसिटी होना इंडिया में बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही सही टाइम है, और इसका इफेक्ट हमने आज शेयर मार्केट में भी देख लिया दोनों स्टॉक्स पे। अगर आपने भी घर खरीद रखा है और बिल्डर लगातार पोजीशन टाल रहा है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि रेरा के तहत घर देने में देरी होने पर खरीदार को ब्याज पाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई होम बायर प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकलता और अपने घर का इंतजार करते रहता है तब भी वो देरी की पूरी अवधि के लिए ब्याज का हकदार रहेगा। यानी बिल्डर ये नहीं कह सकता क्योंकि खरीदार ने बुकिंग रद्द नहीं की इसीलिए उसे ब्याज नहीं मिलेगा। मामला मुंबई के मुलुंड इलाके के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है जहां 10 खरीदारों ने पोजीशन में हुई देरी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी थी। बिल्डर ने देरी के पीछे फॉरेस्ट लैंड से जुड़े विवाद और अप्रूवल में देरी का हवाला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि रेरा का मकसद ही होम बायर्स के हितों की रक्षा करना और प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी पर जवाबदेही तय करना है। अदालत ने यह भी कहा कि खरीदार सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता बल्कि वो अपने पैसे से प्रोजेक्ट को फंड भी कर रहा होता है। ऐसे में अगर उस समय पर घर नहीं मिलता तो कानून उसे मुआवजे के तौर पर ब्याज पाने का अधिकार देता है। आपको बता दें, बिल्डर रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंचा था। तो लेट पोजीशन के केस में घर खरीदार को ब्याज मिलना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद बायर को ब्याज आखिर कैसे मिल पाएगा, ये जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा। पोजीशन में लेट देना ही होगा इंटरेस्ट, शाम 5:57 पर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 अगले वित्त वर्ष में आ सकती है। इसके लिए मंत्रालय स्तर पर चर्चा जारी है। इस बारे में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी से खास बातचीत की संवाददाता केतन जोशी ने।
अविनाश जोशी सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, फूड प्रोसेसिंग में जो PLI स्कीम है उसका दायरा क्या बढ़ेगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद वो खत्म हो रहा है, और मिलेट को हम इसके साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं? ये PLI का जो भारत सरकार का स्कीम है वो बेसिकली 14 मंत्रालय या 14 डिपार्टमेंट में है, और ये स्कीम जो फूड प्रोसेसिंग में आया है उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ये अच्छा सक्सेसफुल स्कीम रहा है। इसमें चाहे हम एम्प्लॉयमेंट काउंट पे बात करें, इन्वेस्टमेंट पे बात करें, एक्सपोर्ट पे बात करें, हर एक में हमने हमारा जो टारगेट था स्कीम का वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूंगा कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जो हमारा PLI का ओवरऑल जो आउटगो था इंसेंटिव का, उसका हम लोगों ने 8 से 9% यूज किया हमारी मंत्रालय ने, जबकि एम्प्लॉयमेंट में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन 40 से 48% तक था। तो ये कहना चाहता हूं कि ये काफी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और किसानों को अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो इनपुट होता है वो किसानों से आता है, जिसको हम प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करते हैं। और जो हम एग्रो एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जो 10 साल पहले हमारा फूड प्रोसेसिंग का कंट्रीब्यूशन उसमें 10% के आसपास था, आज वो बढ़ के 22% हो गया है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।